हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सेमेस्टर 1 की जो आपकी एजुकेशन की बुक है उसे कवर करवा रही हूँ और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा, जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 2 तक कवर कर चुके हैं पूरी वीडियोस और चैप्टर 3 का हम पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने चैप्टर 3 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम पूरी ही वीडियो यानी पूरा ही चैप्टर नंबर 3 कवर कर देंगे। चलिए फिर बिना देरी करे हम चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग करते हैं, जहां हमने लास्ट चैप्टर नंबर 3 को छोड़ा था। हम वहीं से इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है शिक्षा और मानव विकास, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके थे। यानी हम शिक्षा के बारे में कवर कर चुके थे, मानव विकास को देख चुके थे कि मानव विकास क्या है, कैसे इसने वर्क किया और मानव विकास किस तरह से महत्वपूर्ण है, और जो मानव विकास है वो भारत में किस तरह से भूमिका निभाता है। हम ये सारी ही चीज़ें पिछली पार्ट में देख चुके थे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, जहां हमने पार्ट 1 देखा था, यानी जहां हमने पार्ट 1 छोड़ा था, हम उससे ही आगे इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। जहां से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है लिंग भेदभाव के परिणाम, यानी लिंग भेदभाव के क्या परिणाम होते हैं वो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि लिंग भेदभाव हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। तो शिक्षा में लिंग भेदभाव के परिणाम जो होते हैं वो गंभीर देखे जा सकते हैं, यानी बहुत गंभीर परिणाम हम इसके देख सकते हैं शिक्षा में लिंग भेद के। अब किस तरह से वो गंभीर भेदभाव हम देख सकते हैं, चलिए हम पॉइंट वाइज उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, यानी पॉइंट वाइज हम एक एक करके उन्हें जानेंगे। ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं शैक्षिक प्रदर्शन में असमानताएं किस तरह से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियों का आत्मविश्वास और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। यानी जो भेदभाव होता है उसकी वजह से लड़कियों का जो आत्मविश्वास होता है और शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, यानी उनके जो शिक्षा में प्रदर्शन होता है वो प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इससे वह कठिन विषयों में अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकती हैं और उच्च शिक्षा या करियर के विकल्पों में सीमित हो सकती हैं। यानी अब अगर हम उन्हें बार बार चुनौतियां देंगे, बार बार ये कहेंगे कि तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती, तो वो ऐसा हो सकता है जिस विषय में वो अच्छी हों उसमें भी ना कर पाएँ, और जो अपना भविष्य है या करियर है वो भी वो चूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, लगातार भेदभाव और उपेक्षा से लड़कियों का आत्मसम्मान कम हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी हम ऐसी भी चिंताएं देख सकते हैं जिससे नकारात्मक लड़कियों की जो सोच है या उनका जो मस्तिष्क है हम उसमें नकारात्मक सोच देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें लैंगिक भेदभाव को कम करने के उपाय, यानी जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उपाय हम दे सकते हैं। तो लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसमें आप लिख सकते हैं, शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता और क्षमता के महत्व के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, उन्हें विभिन्न लिंगों के छात्रों के साथ निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की तकनीकों से अवगत करवाना चाहिए। यानी किसी भी लिंग का क्यों ना छात्र हो, उनके साथ में टीचर का व्यवहार समान होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि लड़कियों के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं और लड़कियों के साथ लड़कों के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समान पाठ्यक्रम सामग्री। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम की सामग्रियों में लैंगिक असमानताएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों के योगदानों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक सामग्री में सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी जैसे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उसमें भी आप लोग देखते हैं जो पुरुष होते हैं उन्हीं का गुणगान होता है, जबकि महिला कुछ भी कर ले उनका गुणगान कभी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें हटाना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, तो जो भी अच्छा कार्य कर रहा है हमें उसे आगे लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सकारात्मक भूमिका किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, छात्रों को सकारात्मक रोल मॉडल प्रदान किया जाना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं और पुरुषों व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हों। यानी देखिए, सकारात्मकता जो होती है वो बढ़ानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो
सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएं और सकारात्मक बन सके, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, सभी के लिए सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और सकारात्मक मॉडलों को आगे रखना चाहिए, ठीक है, जिनकी सोच सकारात्मक हो। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि वह अपने लिंग के बावजूद किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यानी इससे हमें ये पता चलेगा कि लिंग, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी लिंग क्यों ना हो आपका, आप किसी भी लिंग के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। लिंग जो है वो कभी भी हमारी चुनौती नहीं हो सकता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी कार्य वो कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे सहपाठियों का संवेदनशीलता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते, इसमें फर्स्ट आप लिख सकते हैं, सहपाठियों को भी लैंगिक समानता के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी जो हमारे दोस्त होते हैं उन्हें भी लैंगिक समानता के बारे में बताना चाहिए, ताकि जो दोस्त वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनमें लैंगिक भेदभाव ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत देखा जाता है कि गर्ल है तो उसकी जो फ्रेंड होगी वो गर्ल ही होगी। किसी बॉय से अगर वो फ्रेंडशिप करती है दैट मीन्स वो रिलेशन जो होगा वो सही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें समाज में हटा देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि वह अपने सहपाठियों के साथ समान और समानता का व्यवहार करें। यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो आपका सहपाठी है, आपके साथ का है, तो आपको उसके साथ जो व्यवहार करना है वो समान और समानता का करना है। यानी ऐसा ना हो कि आप उसके साथ व्यवहार जो कर रहे हैं वो सम्मान ना हो, यानी सम्मान का व्यवहार करना है और समानता का व्यवहार करना है, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, नीतियों और नियम। इसके अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हैं, स्कूलों में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट नीतियां और नियम बनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन नीतियों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और भेदभाव के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी ये जो मामले होते हैं इन पर बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि कोई भी लैंगिक भेदभाव ना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो शिक्षा होती है उसको विभिन्न स्तरों पर कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कौन कौन से कारक होते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप इसमें डेफिनेशन के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी देखिए जो शिक्षा होती है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, और अलग अलग भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। इन कारकों का प्रभाव प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर अलग अलग होता है, और ये जितने भी कारक हैं इनका जो प्रभाव होगा वो भी अलग अलग पड़ेगा। यानी प्राथमिक स्तर पर हम अलग वे में देख सकते हैं, मध्य स्तर पर हम अलग वे में देख सकते हैं, और उच्च स्तर पर की जो शिक्षा होती है उसमें भी हम अलग अलग इसका जो प्रभाव है वो देख सकते हैं। यहाँ हम इन कारकों को विस्तार से जानेंगे और हम इन्हीं कारकों को अब विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला हमने देखा व्यक्तिगत कारक, तो फर्स्ट हम व्यक्तिगत कारकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। किसी विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को सीधे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य समस्याएं स्कूल में नियमित उपस्थिति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित कर सकता है। यानी देखिए अगर कोई भी छात्र है, अगर वो स्वस्थ नहीं है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उसकी जो सीखने की क्षमता है वो उसको प्रभावित कर सकता है। जो स्कूल जाने की रेगुलरिटी होती है वो उसको प्रभावित कर सकता है। अगर वो ठीक नहीं है तो वो रेगुलर नहीं हो पाएगा स्कूल में। तो ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो प्रभावित होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप नेक्स्ट लिख सकते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि। किस तरह से, चलिए देखते हैं। माता पिता की शिक्षा, आय स्तर और पारिवारिक माहौल भी बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालता है। शिक्षित माता पिता अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें आवश्यक साधन उपलब्ध कराते हैं। यानी देखिए जो घर का माहौल होता है वो भी इफेक्ट करता है बच्चों की पढ़ाई पर। अगर माता पिता पढ़े हुए होंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे और जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर माता पिता ही पढ़े हुए नहीं होते तो वो अपनी आगे वाली जो जनरेशन है, यानी उनके जो बच्चे हैं, वो उन्हें वो सुविधा नहीं दे पाते, क्योंकि वो खुद ही नहीं पढ़े हुए होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या क्या आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रेरणा और आत्मविश्वास। विद्यार्थियों की खुद की प्रेरणा और आत्मविश्वास उसकी शैक्षिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म प्रेरणा विद्यार्थी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अच्छे प्रमाण प्राप्त कर सकता है। यानी देखिए जो आत्म प्रेरणा होती है और जो विश्वास होता है वो विद्यार्थी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि देखिए अगर बच्चे में खुद में विश्वास नहीं है, खुद में प्रेरणा नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। अगर उसे विश्वास ही नहीं होगा खुद पर कि हाँ वो पास आउट हो सकता है या फिर पूरे
कॉलेज में या स्कूल में फर्स्ट आ सकता है, रैंक ला सकता है, तो वो कैसे करेगा। इसीलिए आत्म प्रेरणा और विश्वास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड कारक की बात कर लेते हैं, यानी जो हमारा सामाजिक कारक है। सामाजिक कारक के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं लिंग भेदभाव। कई समाजों में लड़कियों की शिक्षा को लड़कों के मुकाबले कम प्राथमिकता दी जाती है। ये लैंगिक असमानता शिक्षा के सभी स्तरों पर दृष्टिगोचर होता है। यानी देखिए, जो हमारा समाज है उसमें लड़कियों की शिक्षा से ज़्यादा लड़कों की शिक्षा को महत्व दिया जाता है। तो हम समाज में लैंगिक भेदभाव को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जातिगत और सांस्कृतिक भेदभाव। भारत जैसे देश में जातिगत भेदभाव भी शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी जैसा हमारा देश है बहुत सारी विविधताओं के साथ, बहुत सारी संस्कृतियों के साथ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उसको प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि देखिए, जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, इसके जो बच्चे होते हैं, इन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो भी हमारे सामाजिक कारक के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक समर्थन। विद्यार्थियों को मिलने वाले सामाजिक समर्थन जैसे परिवार, मित्र और समुदाय उनकी शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। यानी अगर किसी भी विद्यार्थियों को सामाजिक समर्थन मिलता है तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि परिवार का समर्थन हो गया, मित्रों का हो गया और समुदायों का हो गया, यानी हमारे आसपास के लोगों का हो गया, जो हमें आगे बढ़ने में और प्रेरित होने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, यानी हम अब देखेंगे आर्थिक कारक के आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आर्थिक कारकों को देख लेते हैं। आर्थिक कारकों के अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं आर्थिक स्थिति। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बच्चे अक्सर पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ेंगे या नहीं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो होती है अभी स्कूल तक तो फीस दे देती है, बट स्कूल से आगे की जो फीस होती है, यानी आफ्टर 12th जो ग्रेजुएशन की फीस होती है वो नहीं देती है। तो अगर कोई गरीब बच्चा है तो वो आफ्टर 12th ही काम पे लग जाता है और वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाता या आगे नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसी भी सिचुएशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा पर खर्च। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च का स्तर भी शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा पर खर्च कम होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। यानी देखिए, अगर उच्च शिक्षा पर अच्छा खर्च नहीं किया जाएगा तो जो विद्यार्थी होंगे उन्हें गुणवत्तापूर्ण यानी अच्छी शिक्षा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों की उपलब्धता। स्कूलों में पर्यावरण, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता भी विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावित करती है। यानी अगर स्कूल में पुस्तकालय यानी जो हमारी लाइब्रेरी होती है और प्रयोगशाला यानी जो हमारी लैब होती है, साइंस लैब हो गया, तकनीकी उपकरण नहीं होंगे तो जो विद्यार्थी हैं वो सीखने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये सभी भी कारक प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे शैक्षिक कारक। ये शैक्षिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं शिक्षकों की गुणवत्ता। शिक्षकों की प्रशिक्षण और योग्यता का स्तर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धताओं पर गहरा प्रभाव डालता है। योग्य और प्रेरित शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी देखिए, अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा, क्या वो अच्छे से पढ़ा पाएगा? तो आपका भी आंसर होगा नहीं। अगर मैं भी सिर्फ आऊँ और आपको पीपीटी दिखाकर चली जाऊँ कि पढ़ लेना, क्या पढ़ पाओगे? आप वो चीज़ समझ पाओगे? तो आपका भी आंसर होगा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी टीचर पढ़ाएगा ही नहीं, सही से पढ़ाएगा ही नहीं, तो समझ में क्या आएगा। इसीलिए टीचरों का प्रशिक्षण होना ज़रूरी है। टीचरों का खुद का पढ़ना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ पीपीटी लाई हूँ और आपके सामने पढ़ा दिया, नहीं, पहले मैं उसको पढ़ती हूँ और जो सर हैं, सर पीपीटी बनाते तो उसके लिए भी पहले वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं और सारी चीज़ें सर्च करते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं है, या वो सही वे में जा रही है या नहीं। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए जो अच्छा टीचर होता है वो पहले उस चीज़ को पढ़ता है फिर पढ़ाता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। यानी जो शिक्षक होता है उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दे सके, सही डायरेक्शन में पढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पाठ्यक्रम का प्रासंगिकता, कठिनाई स्तर और उसे लागू करने की विधि भी महत्वपूर्ण है। एक अच्छा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यानी पाठ्यक्रम की जो प्रासंगिकता है, कठिनाई है, स्तर है, इस सभी को लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक अच्छा पाठ्यक्रम होगा वो विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा की विधियाँ। पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों के मुकाबले आधुनिक, छात्र केंद्रीय और तकनीकी
सहायता प्राप्त शैक्षण विधियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं। यानी देखिए जो हमारी पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं और जो हमारी आधुनिक चीज़ें हैं, तो आधुनिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों के सामने उनको प्रेजेंट करने में या फिर उन्हें अच्छे से समझाने के लिए कोई भी चीज़ वो चीज़ हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पुराने सदियों पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और चेंज की आवश्यकता है, तो हमें चेंज भी होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक कारक। अब हम देखेंगे राजनीतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। राजनीतिक कारक में पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा नीतियाँ। इसमें आप लिख सकते हैं सरकार की शिक्षा नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम विद्यार्थियों की शिक्षा को सीधे प्रभावित करती हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि। ये सभी बच्चों को या फिर ये कहें स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष भी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। संघर्ष प्राथमिक क्षेत्रों में स्कूलों की नियमितता और सुरक्षा बाधित होती है। यानी देखिए अगर राजनीति में स्थिरता नहीं है यानी अस्थिरता है, तो वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अनुदान और समर्थन। सरकारी अनुदान, छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को लाभान्वित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीकी कारक कि तकनीकी क्या क्या कारक होते हैं किसी भी विद्यार्थी के जीवन में। तकनीकी कारक के अंतर्गत आप पहला लिख सकते हैं डिजिटल शिक्षा। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पुस्तकालय शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये डिजिटल मोड है जो कि शिक्षा में एक क्रांति लेकर आई है। और अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले नहीं जा पा रहे थे, या अब देखिए आप भी हैं, आप भी क्या डेली कॉलेज जाते हो क्लासेस लेने, नहीं पॉसिबल हो पाता, पर आपकी स्टडी हो जाती है हमारे माध्यम से या फिर ये कहें हमारे चैनलों के माध्यम से, जो कि आपके लिए एक क्रांति के रूप में आप इसे देख सकते हैं जो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट तकनीकी साक्षरता। तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता भी शिक्षकों को प्रभावित करती है। जिनमें विद्यार्थियों को तकनीकी साक्षरता प्राप्त होती है वह शिक्षा के नए अवसरों को लाभ उठा सकते हैं। यानी देखिए अब जो है वो तकनीकी उपकरण जो हैं उसका उपयोग करना भी सीख गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है शिक्षा के जो नए अवसर होते हैं उनका भी लाभ उठा पाते हैं। अब आप इसमें 7 पॉइंट लिख सकते हैं पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आप पहला लिख सकते हैं शिक्षा के भौतिक वातावरण। शिक्षा का भौतिक वातावरण, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्कूल का भौतिक वातावरण, जैसे कि भवन, कक्षाएं, खेल के मैदान और स्वच्छता की सुविधा भी विद्यार्थियों की शिक्षा पर असर डालती है। यानी देखिए जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है उस पर जो हमारे भवन होते हैं यानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, कक्षाएं वगैरह होती हैं, खेल के मैदान होते हैं, इन सभी का प्रभाव पड़ता है हमारी शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरणीय चुनौतियां। पर्यावरणीय चुनौतियों के अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय चुनौतियां भी शिक्षा को बाधित कर सकती है। यानी देखिए अगर पर्यावरणीय कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है या फिर प्रदूषण होता है या जलवायु परिवर्तन होता है, तो इसकी वजह से भी हम शिक्षा में चुनौतियां देख सकते हैं, वो बाधित होती हुई यानी डिले होती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं इन सभी कारकों का विद्यार्थियों की शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। ये कारक विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं और इन्हें समझकर ही हम शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को सुधार सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारकों का समग्र दृष्टिकोण हमें एक बेहतर शिक्षा प्रणाली विकसित करने में ही सहायता प्रदान करते हैं। यानी ये सभी कारक हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमें कहाँ वर्क की ज़रूरत है, कहाँ कार्य करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, उसको विकास करने में, उसे अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। अब हम शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे। चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन को समझना, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है यानी राइट टू एजुकेशन, इसको RTE भी बोला जाता है। भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है। यानी राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारे भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है जो सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी देता है। यानी सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो इम्पॉर्टेंट होती है या फिर ये कहें जो बेसिक शिक्षा होती है वो देने की गारंटी देता है। यह अधिकार
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार और समावेशन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यानी इसका सिंपली उद्देश्य जो है वो हर बच्चे को शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, जो कि हमारी संवैधानिक प्रावधान है। यानी राइट टू एजुकेशन में जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A यानी 21A जो है वो शिक्षा के अधिकारों को स्थापित करता है। ये जो हमारा अनुच्छेद है 21A जो अनुच्छेद है, उसमें हम शिक्षा के अधिकारों के स्थापित करते हुए, या ये कहें इसमें हम शिक्षा के अधिकारों को देख सकते हैं। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शामिल किया गया था। यानी ये जो है ये हमारे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो होती है उसका अधिकार है। जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में देख सकते हैं जिन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, जो कि हमारे इसी 21A के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। इस अधिनियम में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यानी ये 2009 में बन गया था, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। यह अधिनियम शिक्षा के अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया था शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में। इसमें पहला जो लागू किया गया था या पहली चीज़ जो शामिल की गई थी वो थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इस अधिनियम के तहत सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी विद्यालयों में कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। यानी देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, और उसके लिए कोई भी शुल्क यानी कोई भी पैसे नहीं लिए जाते, ये फ्री में दी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विद्यालयों की जिम्मेदारी। सभी निजी विद्यालयों को भी 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। इसके अलावा सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी देखिए सभी स्कूलों को 25% जो सीटें होती हैं वो गरीब बच्चों के लिए और जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं यानी पिछली जाति के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है, और इसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बुनियादी सुविधाएं। अधिनियम के अनुसार विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का होना अनिवार्य है, जैसे कि शौचालय, पीने का पानी और खेल के मैदान। यानी इस अधिनियम के अनुसार जो विद्यालय होते हैं उनमें अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो होनी ही चाहिए, जैसे कि शौचालय यानी टॉयलेट होनी चाहिए, और पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, और खेल के मैदान होने चाहिए किसी भी विद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें 4th पॉइंट लिख सकते हैं छात्रों की योग्यता। अधिनियम के तहत छात्रों की योग्यता और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं माता पिता की भागीदारी। अधिनियम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देता है ताकि वह विद्यार्थी प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता में योगदान दे सके। यानी माता पिता की जो भूमिका होती है उसको भी बढ़ाने का कार्य किया गया है इसके अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार और सामाजिक समावेशन। अब हम शिक्षा के अधिकार और सामाजिक समावेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं शिक्षा के अधिकार और सामाजिक समावेशन को। इसके अंतर्गत पहले आप लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम वंचित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने का प्रयास करता है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लिंग समानताएं। अधिनियम लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है और उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है। यानी जो लड़कियां होती हैं उनको बढ़ावा देने का ये प्रयास करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार और गुणवत्ता। यानी जो हमारा शिक्षा है उसका जो अधिकार है और उसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने केवल शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देते हैं बल्कि इसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करता है। यानी ये जो हमारा अधिकार है ये सिर्फ शिक्षा को बढ़ाने का कार्य ही नहीं करता बल्कि जो उसकी गुणवत्ता है उसकी भी सुधारने का प्रयास करता है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं
सत्यंत और व्यापक मूल्यांकन, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का सत्यंत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा में निरंतर सुधार हो सके। यानी उनकी जो सीखने की क्षमता है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी जो क्षमता है उस पर निरंतर ध्यान देकर उसमें सुधार किया जा सके। अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्या कारण है उसके ना सीखने के, उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर उनमें सुधार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रशिक्षित शिक्षक अधिनियम के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संबंधित पाठ्यक्रमों को बच्चों की उम्र, रुचि और क्षमताओं के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को 5th क्लास की चीजें पढ़ा दें, तो बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक हैं या फिर ये कहें उनकी जो बुक्स हैं उन्हें उनकी रुचि और उनके लेवल के हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार और चुनौतियां, कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। हालांकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। अब इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं अब हम उनके ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। इनकी चुनौतियों के अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं अधोसंरचना की कमी। कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधा की कमी है जैसे कि शौचालय, पीने की पानी और खेल के मैदान। यानी ऐसे भी विद्यालय हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं है, जैसे कि शौचालय नहीं है, पीने के जो पानी होता है उसकी सुविधा नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं जो कि इसकी एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों की कमी। कई विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय संसाधन। सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण कई योजनाएं और प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इसके अंतर्गत आगे आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक बाधाएं। कई स्थानों पर सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी शिक्षा के अधिकारों को प्रभावित करने में रुकावट पैदा करती हैं, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा में परिवार की असहमति। यानी देखिए ऐसी भी बहुत सारी बाधाएं हैं जो कि किसी की भी पढ़ाई को या फिर किसी के भी आगे बढ़ने को रोक सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स के साथ होता है, उनके परिवार की जो सहमति है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो आगे नहीं पढ़ पाती। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या क्या लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और समावेशन का प्रतीक है। यह अधिनियम बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है, जो कि हमने ऊपर ही देखा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो कितने सारे प्रावधान करता है और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं जो कि अभी हमने देखी कि क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत भी। उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम समाज में समानता, समावेशन और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी राइट टू एजुकेशन जो है वो समानता, समावेशन और समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि किसी भी समाज की जो बुराइयां हैं, जो जटिल चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जा सके और सभी को एजुकेशन दी जा सके। और यहाँ ये जो हमारा पूरा ही चैप्टर था यानी चैप्टर नंबर 3 वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ। एंड 4 जैसे कि आप देख सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर मैंने जो भी पढ़ाया है यानी जितने भी नोट्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं आप उनको सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं और आपकी स्टडी को अच्छा और ईजी बना सकते हैं, जिसमें आप हमारे नोट्स एंड सोल की बुक्स, सोल की वेबसाइट और जो आपका हॉल टिकट होने वाला है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होने वाला है, वो सभी चीज़ें आप हमारे ऐप के अंतर्गत देख सकते हैं। आई होप आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।